फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वैक्सीन डिप्लोमेसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। विवेक काटजू ने ये आर्टिकल लिखा है। देखो, कुछ दिनों पहले तक तो आर्टिकल्स आ रहे थे, आपको याद होगा कि जब मेजर कंट्रीज ने अपने हाथ पीछे खींच लिए तो किस प्रकार से इंडिया ने छोटे छोटे देशों की हेल्प करनी स्टार्ट की, उनको वैक्सीन्स देकर। लेकिन अभी देश के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जब देश के अंदर इतनी ज़्यादा वैक्सीन्स की जरूरत है तो आप दूसरे देशों को वैक्सीन्स क्यों दे रहे हो। तो इस आर्टिकल में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिरकार सरकार दूसरे देशों को वैक्सीन दे क्यों रही है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और जो रीजन सरकार ने दिए हैं दूसरे देशों को वैक्सीन देने के लिए, क्या वो रीजन सही है। ये देखो, एथिक्स में भी ये एस्पेक्ट पूछा जा सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मतलब ये कितना एथिकली करेक्ट है कि आप दूसरे देशों को वैक्सीन्स दो जबकि आपके देश के लोगों के पास वैक्सीन्स उपलब्ध ना हो, उनको वैक्सीन ना मिल पा रही हो। तो ये कितना सही है, कितना गलत है। किसी देश की, किसी सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? क्या उसके अपने नागरिक होनी चाहिए या फिर किसी सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमन बींग्स, चाहे वो बॉर्डर के इस पार हों या फिर बॉर्डर के उस पार हों। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। पहले देखो, डेटा की बात करते हैं। अभी तक इंडिया 90 देशों को 65 मिलियन वैक्सीन दे चुका है, जिसमें से 10 मिलियन वैक्सीन तो इंडिया ने फ्री में दी है ग्रांट के तौर पर। 36 मिलियन वैक्सीन इंडिया ने दी है कॉमर्शियल बेसिस पे, यानी बेची हैं आप कह सकते हो। और सबसे लास्ट में 19 मिलियन वैक्सीन इंडिया ने कंट्रीब्यूट की है कोवैक्स प्रोग्राम में। कोवैक्स प्रोग्राम जो है वो इन सब का है। देखो, CEPI, GAVI वैक्सीन अलायंस, यूनिसेफ, WHO। ये GAV क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको देखो, इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है, जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को एक साथ लेके आता है, ये इंश्योर करने के लिए इवन गरीब से गरीब देशों में भी बच्चों को न्यू और अंडर यूज्ड वैक्सीन की एक्सेस मिल सके। देखो, जो गरीब देश होते हैं वहाँ पे सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो छोटे बच्चों को पूरी तरह से इम्यूनाइज कर सके काफ़ी सारे डिजीज़ के अगेंस्ट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये फ्री में वैक्सीन देती है गरीब देशों को। अब इसी का एग्जाम्पल लीजिए, जो ये कोवैक्स प्रोग्राम है। अब देखो, कोविड-19 की महामारी आने के बाद कई सारी वैक्सीन्स बन गई। जो अमीर देश हैं जैसे यूएसए जैसे, इन्होंने तो जिन कंपनीज ने वैक्सीन बनाई है उनको भारी भरकम पैसे देके पहले से ही अच्छी खासी वैक्सीन की मात्रा को इंश्योर कर लिया है। लेकिन जो गरीब देश हैं जैसे अफ्रीका के कंट्रीज, उन सरकारों के पास देखो ना तो इतने पैसे हैं कि वो वैक्सीन प्रोक्योर कर सकें, और इवन पैसे का जुगाड़ वो कर भी लें तो पूरी वैक्सीन की सप्लाई पर ऑलरेडी जो डेवलप कंट्रीज हैं वो कब्जा करके बैठे हैं। तो ये छूटने नहीं चाहिए। इसी दिशा में काम करती है ये कोवैक्स प्रोग्राम। ये कोवैक्स प्रोग्राम जो है वो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का मिलके है, और ये कोवैक्स प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि जिन वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला है उन वैक्सीन्स को प्रोक्योर करना, और गरीब देशों को, जो लो इनकम कंट्रीज हैं जहां पे पर कैपिटा इनकम $4000 से कम है, उन देशों को वो वैक्सीन बांटना। तो ये पूरा कहानी हमने इसलिए समझी क्योंकि अभी एक कंसेप्ट आएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए था ये कोवैक्स प्रोग्राम है क्या। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, जब देखो देश में वैक्सीन्स की कमी हो गई, उसके बाद सरकार से सवाल पूछा गया कि भैया एक तरफ देश में वैक्सीन्स नहीं और आप दूसरे देशों को वैक्सीन्स भेज रहे हो, ऐसा क्यों? तो सरकार ने जवाब में कहा, देखो दूसरे देशों को जो वैक्सीन्स भेजी गई है ना, वो 3 फैक्टर्स को ध्यान में रख के भेजी गई है। एक तो नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वैक्सीन्स की कितनी आवश्यकता है, दूसरा इंडिया में कितनी वैक्सीन प्रोडक्शन हो रही है, तीसरा इंडिया इसका मेंबर है। देखो, GAVI इसका मेंबर होने के नाते इंडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन है इस कोवैक्स प्रोग्राम में वैक्सीन्स कंट्रीब्यूट करना। इंडिया वैक्सीन कंट्रीब्यूट करेगा मेंबर होने के नाते, और बाद में इंडिया को वैक्सीन मिलेगी भी सही, क्योंकि इंडिया भी लो इनकम कंट्री है, तो कोवैक्स प्रोग्राम के तहत इंडिया को वैक्सीन मिलेगी भी। सरकार ने ये जवाब दिया। राइटर कहते हैं, देखो ये तो ठीक है, 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वैक्सीन्स दूसरे देशों को भेजी, बट क्वेश्चन फिर भी यही उठ के आता है, भेजी ही क्यों?
मतलब सरकार को क्या चाहिए था वैक्सीन भेज के। अब इस क्वेश्चन के जवाब में देखो काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं। हाल ही में रायसीना डायलॉग में प्रधानमंत्री मोदी और एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने जो स्पीच दी उसमें से काफ़ी कुछ निकल के आता है। इन्होंने कहा वैक्सीन्स की इक्विटेबल एक्सेस जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि वर्ल्ड में कुछ ही देश के लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए और बाकी जो देश हैं वो पूरी तरह से वैक्सीन से वंचित रह जाएं। नहीं, वैक्सीन्स की इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करना जरूरी है, क्योंकि अगर इंडिया में मान लीजिए सबको वैक्सीनेट कर भी दिया, लेकिन अगर पाकिस्तान में पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हुआ, अफ्रीका के देशों में पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो ये वायरस फिर से फैल जाएगा, क्योंकि ये वायरस बॉर्डर तो देखता नहीं। इसलिए दूसरे देशों को वैक्सीन भेजना जरूरी था। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, देखो इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर की तरह बिहेव करना चाहता था। इंडिया वर्ल्ड को दिखाना चाहता था, देखो हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलते नहीं हैं, हम करते भी हैं। अभी इस मुश्किल भरी घड़ी में जहां विभिन्न देश वैक्सीन की सप्लाई इंश्योर करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, हम ऐसी मुश्किल भरी घड़ियों में भी दूसरे देशों को वैक्सीन भेज रहे हैं। तो इंडिया वासुदेव कुटुंबकम के कंसेप्ट में बिलीव करता है। इंडिया पूरी मानव सभ्यता के बारे में सोचता है, ना सिर्फ बॉर्डर के इस पार, यानी इंडिया के बॉर्डर के अंदर जो लोग रहते हैं सिर्फ उनके बारे में इंडिया नहीं सोचता, इंडिया पूरी की पूरी मानव सभ्यता के बारे में सोचता है। इसके बाद राइटर ये भी कहते हैं, देखो ये जो चाहत है ना कि हाँ दिखाया जाए इंडिया वासुदेव कुटुंबकम के कंसेप्ट को मानता है, इंडिया को महान देश के तौर पे दर्शाया जाए, ये कुछ वैसा ही है जैसा 1946 में जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडोप्ट किया गया था। उसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था। तो उसमें ये कहा गया था, ये जो एंशियंट लैंड है इंडिया का, ये अपना राइटफुल और ऑनर्ड प्लेस वर्ल्ड में अटेन कर रहा है और वर्ल्ड पीस और मानव सभ्यता के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया। ऐसी बड़ी बड़ी बातें उस समय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बोली गई थी। राइटर कहते हैं, देखो उस समय भी इंडिया का ये आइडियलिज्म था और आज भी जब अपने देश में वैक्सीन की जरूरत है, दूसरे देशों को वैक्सीन देना, आज भी ये इंडिया का आइडियलिज्म है। जबकि दूसरे देश फॉर एग्जाम्पल यूएसए, ये पूरी तरह से रियलिज्म की अप्रोच अपनाए हुए हैं वैक्सीन के मामले में भी, और वो रियलिस्ट ही रहते हैं। अब ये सरकार को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या इस प्रकार की आइडियलिज्म संबंधित नीतियों से देश को फ़ायदा होता है या फिर नहीं होता है। सरकार ने जो 3 फैक्टर्स दिए, सरकार सबसे पहले तो ये बोलती है कि हमें GAVI के कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वैक्सीन को कंट्रीब्यूट करना था। राइटर कहते हैं, देखो ये तो सरकार का बहाना है, एक्सक्यूज़ है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो इतना तो किसी भी सोवरेन स्टेट को पावर देते हैं कि वो अपने सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट का हवाला देके जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको दरकिनार कर सकते हैं। तो इंडिया के भी जो ऑब्लिगेशन थे इस कोवैक्स प्रोग्राम के तहत, इंडिया उनको दरकिनार कर सकता था अपने सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट का हवाला देते हुए। दूसरा, ये कहना कि नेशनल वैक्सीन प्रोग्राम को देखते हुए हमने वैक्सीन जो हैं वो दूसरे देशों को दी हैं। अब देखो ये तो हेल्थ अथॉरिटीज़ ही बता सकती हैं कि उन्होंने कम रिक्वायरमेंट क्यों बताई थी नेशनल वैक्सीन प्रोग्राम में, जबकि वैक्सीन की आज इतनी किल्लत है, फिर भी नेशनल वैक्सीन प्रोग्राम को इस प्रकार से क्यों फॉर्मुलेट किया गया कि कम गति से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा था और मीनवाइल दूसरे देशों को वैक्सीन दे दी गई। और तीसरा फैक्टर, जिन देशों को कॉमर्शियल बेसिस पे वैक्सीन दी है, यानी जिन देशों को वैक्सीन बेची है, सरकार कहती है उनका देखो कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर भारत बायोटेक, इन कंपनीज के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना जरूरी था। तो राइटर कहते हैं, देखो हमारे देश के जो कानून हैं वो इतनी आज़ादी सरकार को देते हैं कि वो नेशनल रिक्वायरमेंट को देखते हुए इन कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर दें, लेकिन सरकार ने वो भी नहीं किया। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में सरकार को थोड़ा और क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता है। आप बताइए, वैसे आपको क्या लगता है? क्या आपको ये लगता है कि सरकार की सोच बिल्कुल सही है और पूरी मानव सभ्यता के बारे में सोचना चाहिए, ना सिर्फ देश के लोगों के बारे में? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।
और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये आइडियलिज्म वाली पॉलिसी से कुछ हासिल नहीं होता है, और जो यूएसए, यूके, इन देशों ने पॉलिसीज अपनाई हैं कि सिर्फ अपने देश के नागरिकों के बारे में सोचना, इंडिया को भी यही नीति अपनानी चाहिए थी, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल देखो, अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेस्ट है? देखो, पिछले साल दोहा में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके अनुसार तो ये तय हुआ था ना कि 1 मई से पहले पहले यूएसए अपनी फोर्सेस लेकर चला जाएगा अफगानिस्तान से, और बदले में तालिबान अफगानिस्तान की धरती इस्तेमाल नहीं होने देगा यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। पहले ऐसा ही हुआ था ना, ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान की धरती पर रहते हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दूसरी जगहों पर हमला करवाया था। तो ओसामा बिन लादेन ने, अलकायदा ने अफगानिस्तान को एज ए बेस इस्टेब्लिश किया था। इसी वजह से हमले के बाद में यूएसए को अटैक करना पड़ा था अफगानिस्तान के ऊपर। इसीलिए यूएसए ने अब ये वादा ले लिया है तालिबान से कि 1 मई से पहले हम हमारे सैनिक ले तो जाएंगे, लेकिन आप अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल मत होने दीजिएगा यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। 1 मई तो देखो आने वाला है, 1 मई में अभी सिर्फ 13 दिन पड़े हैं। तो क्या यूएसए इस एग्रीमेंट को मानने वाला है? देखो, अभी हाल ही में बाइडेन ने यह कहा कि 1 मई तो नहीं, लेकिन 11 सितंबर 2021 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमले को 20 साल पूरे हो जाएंगे, तो 11 सितंबर से पहले हम हमारे सारे सैनिकों को अफगानिस्तान से ले जाएंगे। यानी थोड़ा सा उन्होंने जो डेडलाइन है उसको आगे पोस्टपोन कर दिया है। क्या तालिबान इसके लिए राजी है? इसका आंसर है नो। मतलब अभी तक तालिबान ने यही बोला है कि आप अपनी कमिटमेंट को पूरा कीजिए और 1 मई से पहले ही अपने सारे ट्रूप्स को अफगानिस्तान से लेके जाइए। अगर आप नहीं लेके जाते हो तो फिर हम अफगानिस्तान में अटैक्स की जो फ्रिक्वेंसी है उसे इंक्रीज कर देंगे, ऐसा तालिबान ने धमकी दी है। तालिबान ने तो ये भी कहा है, जो यूएन लेड रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होगी 24 अप्रैल को टर्की के शहर अंकारा में, वहां पे हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर यूएसए अपने प्लान से पीछे हटता है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, चलो देखो, मान लिया कि 11 सितंबर से पहले यूएसए अपने सारे ट्रूप्स को अफगानिस्तान से लेके चला जाता है, और नाटो के भी कुछ ट्रूप्स जो मौजूद हैं वो भी 11 सितंबर से पहले चले जाएंगे अफगानिस्तान से। इसके पीछे रह जाएगी सिर्फ अफगान गवर्नमेंट, जो अकेला लड़ रही होगी तालिबान से। क्या अफगान गवर्नमेंट बिना यूएसए की सपोर्ट के तालिबान से लड़ पाएगी? देखो, अभी क्या होता है, तालिबान अगर किसी शहर पे कब्जा करता है तो तुरंत यूएसए एयर पावर प्रोवाइड करता है और तालिबान के लोगों को खदेड़ दिया जाता है। लेकिन यूएसए की सपोर्ट के बिना अफगान सरकार का तालिबान से लड़ना मुश्किल होगा। हालांकि यूएसए का कहना है, हम रिमोट असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और देखो, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हाँ कोलैप्स हो जाएगी, जैसे यूएसए जाएगा अफगानिस्तान से और तो अफगानिस्तान की सरकार जो है बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि शहरों में सपोर्ट नहीं है तालिबान के पास, गांव में थोड़ा बहुत सपोर्ट उनके पास है, और ज़्यादातर जो इलाके अभी तालिबान के कब्जे में हैं वो ग्रामीण इलाके ही हैं। इसके बाद अगर देखो हम बात करें कि तालिबान अगर अफगानिस्तान की सत्ता में आता है तो विभिन्न देशों पर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान तो देखो बहुत खुश हो जाएगा अगर तालिबान के पास सत्ता आती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके गहरे संबंध हैं तालिबान के साथ। यूं भी कहते हैं, तालिबान इज़ ए क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट। इतने सालों तक यूएसए अगर तालिबान को हरा नहीं इसका, तो इसका एक रीज़न पाकिस्तान भी है। क्यों, कैसे? क्योंकि देखो, पाकिस्तान इनको सेफ हेवन प्रोवाइड करता है। वो अफगानिस्तान में जाते हैं, हमला करके वापस पाकिस्तान में आ जाते हैं, तो जो यूएसए की फोर्सेज या फिर अफगान फोर्सेज थी वो इन्हें ढूंढ नहीं पाते थे, क्योंकि वो पाकिस्तान में चले जाते थे। अभी पाकिस्तान ने ही तालिबान को कन्विंस किया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने के लिए। तो अगर तालिबान सत्ता में आता है तो फिर पाकिस्तान तो खुश होगा कि उनकी फ्रेंडली गवर्नमेंट अब अफगानिस्तान में सत्ता में आ गई है। इंडिया के लिए नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया के गहरे संबंध रहे हैं करजई गवर्नमेंट के साथ, घनी गवर्नमेंट के साथ। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी रही अफगानिस्तान में, उनके साथ इंडिया के रिलेशंस मजबूत रहते हैं। तालिबान के साथ इंडिया के रिलेशंस नहीं है,
अब इस्टाब्लिश कर दिए हों तो अलग बात है, अगर इस्टाब्लिश करेगी भी सरकार तो पब्लिक डोमेन में तो नहीं लाएगी। मतलब इंडिया की जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हैं या फिर दूसरी एजेंसीज हैं, वो बैकडोर से तालिबान के साथ संबंध बना के रखेंगे तो अलग बात है। अदरवाइज तालिबान के रिश्ते पाकिस्तान के साथ ज़्यादा अच्छे हैं। बट देखो इसका एक अलग एस्पेक्ट भी है। अलग एस्पेक्ट क्या है? देखो अगर अफगानिस्तान में सिविल वार स्टार्ट हो जाता है, सिविल वार तो देखो वैसे अभी चल रहा है लेकिन और तेज हो जाता है यूएसए के जाने के बाद, तो फिर अफगानिस्तान में ज़बरदस्त इंस्टेबिलिटी आएगी, कैओस क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारे रिफ्यूजीज पाकिस्तान में आ जाएंगे। ये पाकिस्तान नहीं चाहता। पाकिस्तान की इकोनॉमी देखो ऑलरेडी काफ़ी खस्ता हालत में है और पाकिस्तान में अभी बहुत सारे रिफ्यूजीज अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ गए तो इनकी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा चरमरा जाएगी। इस चीज़ से पाकिस्तान डरता है। दूसरी चीज़ देखो, तालिबान भी अब पूरी तरह से एकजुट नहीं है। तालिबान का एक धड़ा ऐसा भी है जो चाहता है कि अब हम पाकिस्तान से पूरी तरह से दूर हो जाएं। पाकिस्तान की बात तालिबान का वो धड़ा नहीं मानता है। तो ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है। पाकिस्तान के बाद अब बात करें चाइना पर क्या इम्प्लीकेशन होगा। देखो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाइना के हित में है, क्योंकि अफगानिस्तान में इनस्टेबिलिटी आती है तो एक तो चाइना का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पे खतरे के बादल मंडराते हैं। दूसरा, अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहती है तो चाइना का जो जिंगजियांग रीजन है जहाँ पे उइगर माइनॉरिटी हैं, चाइना पे ऑलरेडी आरोप लगते हैं कि वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार करते हैं, तो यहाँ और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ सकती है जिंगजियांग रीजन में अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि दोनों का बॉर्डर लगता है। वाखान कॉरिडोर आगे जाके चाइना से मिलता है और जिंगजियांग रीजन बॉर्डर पे है चाइना का, तो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी मतलब जिंगजियांग रीजन में भी इंस्टेबिलिटी आ सकती है। इससे चाइना को डर लगता है। रशिया की बात करें, रशिया पे क्या इम्प्लीकेशन होगा? ऐसे देखो रशिया पर सीधा सीधा तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट रशिया के भी अपने अब ग्लोबल एम्बिशंस हैं। यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है तो रशिया इससे खुश है कि यूएसए की जो हेगमनी है इससे कम होगी। आपको याद होगा जब यूएसएसआर था तो 1979 से लेकर 1989 के बीच यूएसएसआर सपोर्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी यहाँ पे अफगानिस्तान में, तो उसको यूएसए पाकिस्तान ने उखाड़ फेंका था मुजाहिदीन को सपोर्ट करके, उनको मदद देके, हथियार देके, पैसा देके, ट्रेनिंग देके। तो अब चूंकि रशिया भी खुश है कि 20 साल तक यूएसए रहा अफगानिस्तान में, वार नहीं जीत पाया, अब वापस जा रहा है। इवन देखो रशिया अपनी नज़दीकियाँ अब पाकिस्तान के साथ बढ़ा रहा है, तो हो सकता है कि यूएसए के जाने के बाद कोई बड़ा रोल अख्तियार करे रशिया अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सहायता से। ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद बात करते हैं ईरान की। देखो जब 1996 से लेकर 2001 के बीच तालिबान सत्ता में था अफगानिस्तान में, तो एक नॉर्दर्न अलायंस हुआ करता था जो तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। उस नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन था इंडिया, ईरान जैसे देशों का। तो उस समय तो ईरान ये चाहता था कि तालिबान सत्ता से चला जाए, क्योंकि तालिबान ईरान के लिए भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। लेकिन अब देखो ईरान सभी साइड से खेल रहा है। मतलब अफगानिस्तान में जो हजारा कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ ईरान के अच्छे संबंध हैं जो कि तालिबान के विरुद्ध हैं। इवन तालिबान के साथ भी अब अच्छे रिलेशंस ईरान ने मेंटेन किए हैं। तालिबान के एक डेलीगेशन को होस्ट किया था रिसेंटली ईरान ने। तो ईरान सेफ खेलना चाहता है किसी की भी सरकार हो अफगानिस्तान में। इसके बाद बात करते हैं इंडिया की। इंडिया देखो नर्वस है। नर्वस क्यों है? जैसे देखो 90s में अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, तो उसका असर कश्मीर में भी स्टेबिलिटी पर देखने को मिला। तो इंडिया को ये डर लगता है कहीं अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आई तो कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब हो सकती है। बाइडन जब राष्ट्रपति बने तो इंडिया को कहीं ना कहीं लगा हो सकता है कि बाइडन दोहा पीस एग्रीमेंट को इस पर फिर से विचार करें, अपनी पूरी फोर्सेस अफगानिस्तान से वापस ना लेके जाएं। लेकिन बाइडन ने अब अमेरिका के ट्रूप्स बैक्स पर मोहर लगा दी है। डेट थोड़ा आगे कर दिया है 11 सितंबर। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो एक बात तो सच है कि यूएसए इस अफगान वार को पूरी तरह से हार चुका है। जल्दबाजी में अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है। अफगानिस्तान
का जो फ्यूचर है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अफ़गानिस्तान की सिचुएशन से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 2 इश्यूज़ आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।